हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो है क्लास 11th समुच्चय हमारा चल रहा था, उसका आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हमने आप लोगों को समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां और पार्ट 2 में समुच्चय के प्रकार पढ़ाए थे। आज की जो वीडियो है उस पर आज हम लोग जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उस पर बेस एक्सरसाइज करेंगे, और जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारी एनसीईआरटी सिलेबस पर है। आप कई बच्चों को प्रॉब्लम है कि बुक कौन सी लें, तो बुक आपकी है जो गवर्नमेंट से ऑथराइज है, मतलब सरकारी बुक एनसीईआरटी सिलेबस राजीव प्रकाशन की, तो उसकी आप बुक ले सकते हैं। जिन बच्चों को बुक ना मिले तो वो उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उससे केवल आप एक्सरसाइज की स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और बाकी जो आपके बेस उसके जो पॉइंट हैं, टॉपिक हैं, उसको हम यहाँ पर बोर्ड पे करवाएंगे, आप लोग उसको नोट करते जाना और आप नोट साथ साथ बनाते चलना। चलो आइए हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय हैं और इनका कारण भी बताइए। ये इतने इसके पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें हमसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन कौन समुच्चय नहीं है, और उनका हमें साथ में कारण भी बताना है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन इसका, पहले का फर्स्ट पार्ट। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने का संग्रह। देखिए हमने बताया था समुच्चय किसका बनेगा, जिसका हम संग्रह बना सकते हैं, लिखा ना संग्रह। संग्रह मतलब ग्रुप, जिनको हम निश्चित पैमाने पर हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम, और ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा हमारा कॉमन सेंस भी लगेगा, ठीक है। तो इसमें हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है। तो क्या कह रहे हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का नाम। अब सबसे पहले ही बताइए कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब उस 12 महीने में से ये बताइए हमें कि कौन कौन से महीने जे से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, जनवरी, ठीक है 12 महीने हैं, उसमें से हमें जे अक्षर से जो प्रारंभ होते हैं वो बताना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर आता है जून। केवल हमें जे अक्षर से स्टार्ट वाले लेना, फिर क्या आएगा जून, फिर उसके बाद आएगा जुलाई, ठीक है। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनमें जे अक्षर से प्रारंभ नहीं होते हैं। तो कौन कौन से 3 महीने हो गए, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसका आप संग्रह बना सकते हैं ना, तो ये समुच्चय है। अब आपका जो इसका रीजन लिखना है, तो आप ये लिखना कि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, यह सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है, ठीक है। ये आपको समझना है, फिर आप अपनी लैंग्वेज में इसको कॉपी पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमें फोकस करना हमें समझने पर, ठीक है, रटनी नहीं है मैथ, हमें केवल मैथ को समझना है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। संग्रह मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना है, और इसमें हमें कॉमन सेंस का भी प्रयोग करना है। हमें क्या करना है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह करना है। तो अब आप ये बताइए, ये मान लीजिए एक तरफ हम है और एक तरफ आप हैं। अब हम ये कहें कि आप 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम लिखिए, तो आपके अंदर आपने जिनको जाना होगा आप उनके बारे में लिखेंगे, और हम जिनको जानते हैं हम उनके बारे में लिखेंगे। तो क्या होगा, कुछ वे लेखक होंगे जिन्हें हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसको आप नहीं मानते हैं। कुछ आपके पास ऐसे होंगे जिनको आप सर्वश्रेष्ठ मानते होंगे, हम नहीं मानते। तो यहाँ पर इसका संग्रह नहीं बन रहा है, ठीक है। क्या पूछा उन्होंने कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो हो सकता है क्या ना, भूतकाल में भी बहुत अच्छे लेखक रहे, वर्तमान में भी अच्छे हैं, आने वाले भविष्य में भी और अच्छे होंगे, इसका कोई पैमाना नहीं है। और सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ पर आपकी नजर में सर्वश्रेष्ठ कोई और है, हमारी नजर में सर्वश्रेष्ठ कोई और है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। क्या कहा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब हमें बताना है
कि पूरे विश्व में 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का एक संग्रह बनाना है। तो ये बताइए, अब यहाँ भी वही जो इसके पहले थी ना बात, वही हो गई कि अगर हम लिखेंगे तो हम अपने हिसाब से 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज लिखेंगे, और आप लिखोगे तो आप अपने हिसाब से लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ भी ये क्लियर नहीं होता है, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। ठीक है, फिर है फोर्थ, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये बन सकता है, क्यों? क्योंकि आप जिस क्लास में हैं, आप मान लीजिए 11th मैथ में हैं और आपके क्लास में 120 बच्चे हैं, तो क्या उनकी संख्या निश्चित है ना, तो यहाँ पर आप उनका संग्रह बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय है। ठीक है, ये समुच्चय है कि आप अपनी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह बना सकते हैं। यदि मान लीजिए लड़का लड़कियों का स्कूल है, एक क्लास में गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, तो आप उसमें जितने बॉयज हैं आप उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसका एक संग्रह बना सकते हैं। यदि हम कहें कि बॉयज एक तरफ गर्ल्स एक तरफ, तो उनका अलग अलग ग्रुप बन जाएगा ना, तो उसका हम संग्रह कर सकते हैं। फिर आते हैं फिफ्थ में, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनकी संख्या अनंत होती है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक होती हैं। किंतु हमें क्या चाहिए कि 100 से कम, तो हम इसका संग्रह बनाएंगे ना, तो 1 2 3 से लेते हुए 100 से कम क्या होता है 99, इसके पहले क्या आएगा 98, तो ये हो जाएगा 1 से लेके जो 99 तक की संख्याएं हैं वो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। इसका संग्रह बन गया ना, ये संख्याएं निश्चित है, तो ये समुच्चय है, ये जो है ना ये समुच्चय है। अब है 6, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्या कहा, एक लेखक प्रेमचंद के द्वारा जो उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, क्या आप उनका संग्रह बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेखक है प्रेमचंद, इन्होंने अपनी जो उपन्यास लिखे हैं ना, अब वो तो दुनिया में रहे नहीं है, तो हम उनको काउंट करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। 3 4 जैसे हुआ गोदान, ठीक तो हमें भी याद नहीं है, किंतु क्या है इनकी एक संख्या निश्चित है उन्होंने जो उपन्यास लिखे हुए हैं, तो हम उनका संग्रह कर सकते हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है। अब आते हैं हम इसके बाद सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगी सम संख्याएं क्या होती है जो 2 से विभाजित होती हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनका हम संग्रह बना सकते हैं। तो 0 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं इसकी संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं सम संख्याओं का संग्रह कर सकते हैं, इसलिए एक समुच्चय है। ठीक है, आगे देखते हैं इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय का मतलब है इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनका संग्रह बना सकते हैं कि नहीं, बताइए, सोचिए, आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं उसका संग्रह? उसका हम संग्रह बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको पार्ट 1 पढ़ाया, पार्ट 2 पढ़ाया, उस पर बेस क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद जो है और एक टॉपिक होंगे वो पढ़ेंगे, फिर उन पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। या हम आपसे ये कहें कि इसमें 4 या 5 जो भी एक्सरसाइज है उसके आप क्वेश्चंस इकट्ठे कर लीजिए, तो आप कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर में मतलब इस अध्याय में आने वाले क्वेश्चंस का हम कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका संग्रह हो जाएगा। ये सुपरिभाषित संग्रह है, तो इसको हम समुच्चय कह सकते हैं। फिर है लास्ट, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह क्या होगा, बताइए? सबसे अब ये भी वही बात होती है कि मान लीजिए हमने एक डॉग पाल लिया अपने यहाँ, ठीक है, तो वो डॉग हमारे घर में रहेगा तो हमारे लिए तो सुरक्षा देगा, हमारे साथ प्यार से रहेगा। यदि मान लीजिए कोई अजनबी इंसान आता है और वो समझ लियो डॉग जो है वो गुस्से वाला है, वो हर किसी पे भौंकता है, मतलब कि काट भी लेता है, तो क्या हमारे लिए तो अच्छा है, मगर किसी नए पर्सन के लिए वो कैसा है, काटने वाला, खतरनाक है। तो हमारा बात थी कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह हम कर सकते हैं कि नहीं? इसका संग्रह हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो जानवर हमारे लिए, हमने पालतू जानवर, मान लीजिए हमने भालू को भी पाल लिया,
तो हमारे लिए तो अच्छा रहेगा, मगर किसी और पर वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसका भी कोई पैमाना नहीं है कि सबसे खतरनाक जानवर कौन है। क्या किसी के लिए खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह हम नहीं कर सकते हैं, तो यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। तो ये आपके जितने भी इसमें टाइप थे वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है कि एक समुच्चय दिया हुआ है A बराबर 1 2 3 4 5 6, और इसमें हमें और इसके कुछ पार्ट भी दिए हुए हैं। उसमें पूछा है कि फिल कीजिए बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। जैसा कि हम आपको पार्ट 1 में ये बता चुके थे, इसका मतलब होता है कि अवयव है और इसका मतलब है अवयव नहीं है। तो इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे, वहीं उसी के जैसा सेम यहाँ पर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 डैश A। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि बिलोंग्स टू आएगा कि नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो हम कैसे पता करेंगे 5 इसका जो अवयव है वो इसमें है कि नहीं है, तो है के लिए क्या आ जाएगा बिलोंग्स टू। ठीक है, वो नहीं होता तो नॉट बिलोंग्स टू। जैसे 8 क्या समुच्चय में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरीके से थर्ड में 0, क्या समुच्चय में 0 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। फिर फोर्थ में क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू। ठीक है, और आगे देखते हैं कि 2, क्या 2 इसमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा बिलोंग्स टू। और फिर क्या आ जाएगा फोर्थ में 6 में आ जाएगा 10, क्या समुच्चय में 10 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ये सबसे सिंपल होते हैं। तो जो अवयव दिए रहते हैं उसके लिए हम लगाते हैं बिलोंग्स टू, और जब अवयव नहीं हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया हुआ है कि रोस्टर रूप में लिखिए। ये इसके पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमें रोस्टर रूप में बदलना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर हमने समुच्चय निर्माण की आपको 2 विधियां बताई थी, समुच्चय निरूपण की। एक विधि होती है रोस्टर विधि और एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो इस समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है, इसको हमें रोस्टर विधि में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है A बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और x -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, इसमें गुण दिया होता है। x कैसा है कि एक पूर्णांक है, और वो भी कैसा है कि x जो है ना हमारा, यहाँ से देखते हैं इसमें जो हमारा x है वो -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा क्या होगा -2, फिर -1 और 7 से छोटा है। तो हमें 7 से छोटा मतलब 6 तक जाना है। -3 से बड़ा क्या होगा -2, और x कैसा है 7 से छोटा है तो 6 तक। तो -2 से क्या होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये आपकी हो गई रोस्टर विधि। दूसरा देखते हैं इसका पार्ट। x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हम आपको बता चुके हैं कि जो 1 से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर कैसे हैं 6 से कम है। तो मतलब हमें कहाँ तक जाना है, 6 से कम क्या होगी 5, तो 1 से लेके 5 तक जाना है। 1 2 3 4 5 केवल 5 तक। ठीक है, कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो जो क्या है वो x है ना, वो अवयवों का गुण बताता है। तो देखिए x कैसा है, एक तो प्राकृतिक है, ऊपर से 6 से कम है। 6 से कम मतलब 5 तक हमें लिखना है। फिर है तीसरा, x 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। कि हमें यहाँ पर ऐसी संख्या बताना है जिनके अंकों का योग कितना हो 8, और वो भी 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 0 में कितना जोड़ेंगे 8 आ जाए 8। अब 0 8 जो है हमारी वो 2 अंकों की संख्या तो नहीं है, तो इसके बाद हम क्या लेंगे 1 में कितना जोड़ेंगे 7, फिर 2 में कितना जोड़ेंगे 6। इस प्रकार की संख्या बनेगी। अब चूंकि देखिए 0 आगे बना हुआ है 8 में, तो ये तो एक ही अंक की मानी जाएगी, क्योंकि 0 आगे लिखा होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। और हमें 1 अंक की चाहिए नहीं, हमें 2 अंक की चाहिए। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 में कितना जोड़ेंगे 7, तो 1 और 7 8 हो जाएगा, और ये 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी 17। इसी प्रकार 2 और 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4,
5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1 और 8 के साथ 0। ठीक है, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये आपकी 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका योग 8 है। इससे आगे हम जान ही सकते हैं। जैसे मान ली 9 1 दिया तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो इसका फोर्थ है पार्ट कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। कि x कैसा है? अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक का मतलब होता है जिसमें 60 का भाग चला जाए। यहाँ पर देखिए कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, बता दें। 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19 इस प्रकार से जिसमें स्वयं से भाग जाता हो, किसी और संख्या का भाग ना जाता हो, तो क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्याएं। अब इस वजह बताइए किन संख्याओं का भाग 60 में चला जाएगा। देखिए एक तो 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 5 का, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो यहाँ पर हमारे हो जाएगी 2, 3, 5, ये बन जाएगा सेट। केवल इन अभाज्य संख्याओं का ही केवल 60 में भाग जा रहा है। ठीक है, फिर है ट्रिग्नोमेट्री, शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, जो इसमें लेटर दिए हुए हैं उनका हमें समुच्चय बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं। हमने आपको बताया था कि जब हम किसी शब्द का समुच्चय अक्षरों का समुच्चय बनाते हैं तो उसमें किसी भी शब्द को रिपीट नहीं करते हैं। यदि 2 बार है तो लिखेंगे हम 1 बार, चाहे वो 3 बार हो तो भी 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला अक्षर यहाँ पर टी। अब टी देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो अब हम टी को एक ही बार लिखेंगे। ये वाला भी टी हो गया। अब फिर उसके बाद लिखते हैं आर। आर यहाँ पर हो गया, आर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे आई। आई यहाँ पर है और एक ही बार है आई। फिर है जी। जी एक ही बार है। फिर ओ। ओ देखिए यहाँ पर 2 बार है, 1 और 2, तो एक ही बार लिखना है। फिर आएंगे हम एन पर। एन के बाद फिर एम, फिर उसके बाद ई। ये हमारा बन गया। और उसके बाद लास्ट में वाई। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है इन अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। और जो अक्षर 2 बार या 3 बार आए हुए उनको हम केवल 1 बार ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये और लास्ट में दिया हुआ है कि बेटर। इस शब्द का हमें अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो क्या बनेगा इसका? देखिए बी। बी एक ही बार है, फिर आएगा ई। ई 2 बार है तो हम लिखेंगे 1 बार। फिर टी 2 बार है तो टी लिखेंगे 1 बार, और फिर आर। ये हमारा जो बेटर शब्द दिया हुआ है उसके अक्षरों का समुच्चय बन गया है। ठीक है, ये हमारी रोस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पहला दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। अब आपको इसमें गुण लिखना पड़ता है। जब समुच्चय निर्माण विधि लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? गुण बताते हैं। और उसको लिखने का तरीका क्या है? इस प्रकार से x सच दैट x। अब हम क्या करेंगे? x का गुण लिखेंगे। x कैसा दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर देखिए किस फॉर्म में दिख रहा है। देखिए इसमें हमें कॉमन सेंस का भी प्रयोग करना है। देखिए 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। मतलब 3 के पहाड़े के क्रम में हो। कहाँ तक दिया हुआ है? 4 तक, या हम ये कहें कि 15 से छोटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x 3 के गुणन के रूप में है, जहां x लेस देन 15, मतलब जहां पर x कैसा है? 15 से छोटा है। मतलब कहां तक है? 12 तक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं दूसरा।
2 4 8 16 32। अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, 2 मतलब 2 की घात 1, फिर 4 है 2 की घात 2, 8 2 की घात 3, 16 2 की घात 4 और 32 2 की घात 5। मतलब यहाँ पर जो अपना x है इसको हम b मान लेते हैं, x सच दैट x 2 की घातों के रूप में है, 2 की घात के रूप में है। ठीक है, 2 की घात मतलब हम मान ले रहे हैं n, 2 की घात के रूप में है, तो हमने इसको मान लिया। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x बराबर 2 की पावर n, मतलब जो यहाँ पर x है वो 2 की घात के रूप में है, हमने 2 की घात n मान ली, और n कहाँ तक है, 5 तक, और n हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से। जब हमने बताया था 1 से शुरू होती संख्या तो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इस प्रकार से भी हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो स्मॉल n है वो कैपिटल N को बिलोंग करता है, मतलब 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 5 तक। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे तथा n कहाँ तक गया, 5 तक, लेस देन इक्वल 5। अब देखिए हम आपसे कहें कि x हमारा कैसा है, 2 की पावर n है, जहां पर जो हमारा स्मॉल n है वो कैपिटल N को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, और कैसा है वो, 5 से छोटा या बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4 और बराबर भी है तो 5, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब हम इसी प्रकार से ये आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1, जैसे दिया हुआ है 5 25 125 और 625, तो 25 को लिखेंगे हम 5 की घात 2, 125 को लिखेंगे 5 की घात 3, 625 को लिखेंगे 5 की घात 4। तो इसको आप भी लिख सकते हैं इसी प्रकार से कि x such that x is equal to 5 की पावर n। x हमारा कैसा है, n की घात के रूप में, यहाँ पर n स्मॉल n कैपिटल N को बिलोंग करता है, तथा कहाँ तक जाएगा वो, 1 से 4 तक। यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल n लेस देन इक्वल 4। ठीक है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा इन पर प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी समझ में आते हैं। अब देखिए 2 मतलब 2 4 6 और डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम d मान लेते हैं, x सच दैट x एक, ये कैसी संख्या लिखेंगे, सम संख्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई लिमिट तो दी नहीं है, यहाँ पर कोई लिमिट तो नहीं दी हुई, तो इसको यहाँ पर हम यहीं तक छोड़ेंगे। x हमारा कैसा है, एक सम संख्या है, 2 4 6 8 10 इस प्रकार से बढ़ते हुए जाती है। फिर यहाँ पर देखिए अब 1 4 9 और डैश 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 फिर 100, तो यहाँ पर देखिए 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, 4 को 2 का वर्ग और 9 को 3 का वर्ग, इस प्रकार से, और 100 को लिखेंगे 10 का वर्ग। तो यहाँ पर जो हमारा x है वो कैसा है, इस प्रकार से है, इसको हम e इक्वल टू x। अब देखिए चेंज कौन सी हो रही है, नीचे की संख्या है, तो हम n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x सच दैट x n स्क्वायर। ठीक है, और n हमारा कैसा है, 10 तक है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको परिभाषा में भी लिख सकते हैं कि ये दिए हुए अवयव प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं, या फिर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं हम कि जो दिए हुए अवयव हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तथा जो n स्मॉल n हमारा कैसा है, कैपिटल प्राकृतिक संख्या है, और कैसा है ये 10 तक है, तो इसको हम लिखेंगे लेस देन इक्वल 10। ठीक है, देखिए जहां स्मॉल n है वहां पर आप 1 से 10 तक नंबर रखोगे तो आपका यही बन जाएगा। तो ये आपके समुच्चय निर्माण विधि हो चुकी है। अब इसके क्वेश्चन 5th और 6th है, उसमें दिया हुआ वो हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं, क्योंकि उसमें रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि दोनों लगती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते जाइए। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अच्छी कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।